हम लोग आज क्लास 10th का ज्योग्राफी में प्राकृतिक संसाधन के बारे में पिछले क्लासों में हम लोगों ने अध्ययन किया था। हम लोग प्राकृतिक संसाधन का लास्ट टॉपिक पे हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि पीछे के क्लासों में हम लोगों ने इस लेसन को विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। इस लास्ट टॉपिक को हम लोग इस लेसन के माध्यम से यानी इस क्लास के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग अगली क्लास में जल संसाधन की शुरुआत करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने क्लासेज की ओर। हमें पढ़ना है आज के क्लास में भारत में भू उपयोग का स्वरूप यानी भूमि का स्वरूप के बारे में पढ़ना है और हम लोग पढ़ेंगे भू क्षरण एवं भू संरक्षण के बारे में। तो मैं अपने एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं रवि सर सबको इस चैनल पे अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। हम लोग देखते हैं प्राकृतिक संसाधन में कि भारत में भू उपयोग का क्या क्या स्वरूप है यानी भूमि का क्या क्या स्वरूप है। तो हम लोग देखते हैं कि भू उपयोग के दो प्रमुख कारक निर्धारित किए गए हैं। कितने कारक निर्धारित किए गए हैं यानी भूमि के उपयोग के दो कारक निर्धारित किए गए हैं। पहला को हम लोग बोलते हैं भौतिक कारक और दूसरा को बोलते हैं मानवीय कारक। तो हम लोग दो को देखते हैं। पहला आपका है भौतिक और दूसरा क्या है मानव निर्मित यानी जिसको हम लोग मानवीय कारक भी कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भौतिक कारक के अंतर्गत क्या क्या आता है और मानवीय कारक के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हम लोग देखते हैं कि भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति यानी जो भी भूमि की आकृति है, चाहे वो पर्वत हो, पहाड़ हो, मैदान हो, तो क्या है भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया गया है। यानी भौतिक कारक के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। तो भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को क्या किया गया है भौतिक कारक के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि मानवीय कारक के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है। तो मानवीय कारक के अंतर्गत हम लोग जनसंख्या घनत्व को देखते हैं। किसको जनसंख्या घनत्व को देखते हैं, प्रौद्योगिकी क्षमता को देखते हैं और संस्कृति को देखते हैं, परंपरा इत्यादि को क्या किया गया है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी मानवीय कारक के अंतर्गत इन सारे चीजों को शामिल किया गया है और भौतिक कारक के अंतर्गत भू आकृति, जलवायु तथा मृदा को सम्मिलित किया गया है। जो भी बच्चे हैं लगभग हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि समय बहुत कम है और हमें क्या करना है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी नहीं जुड़ पाए हैं क्योंकि उनका कमेंट देखने के लिए नहीं मिल रहा है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन वो नहीं कर पा रहे हैं हमसे। तो लग रहा है कि नहीं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो हमारे एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर के चैनल से अभी नहीं जुड़ पाए हैं। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि वे जल्दी से जल्दी अपने चैनल के साथ जुड़ जाइए क्योंकि ये लॉकडाउन की स्थिति है। तो ऐसा अभी बढ़ने ही वाला है। लॉकडाउन कब खत्म होगा, कब से क्लासेस चालू होंगे, इन सारे पहलुओं पे हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस बिहार बोर्ड यानी एक पूरे एकेडमिक सेशन के लिए हमारे साथ यानी एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर के साथ जुड़ जाइए और हर चीज़ को, हर नामुमकिन चीज़ को
मुमकिन बनाइए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्राकृतिक यानी भौतिक कारक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और मानवीय कारक के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आगे भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। यानी भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये आ सकता है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे कि पशुपालन के माध्यम से यानी पशुपालन में हमारा जो देश है भारत, वह अग्रणी देशों में आता है, अग्रणी देश भी माना जा सकता है। तो यानी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा देश है जो क्या कर सकते हैं, यानी पशुपालन के माध्यम से विश्व में अग्रणी देश में शामिल किया गया है। तो वह देश क्या है, हमारा देश भारत है। लेकिन किंतु परंतु चारागाह के लिए बहुत कम भूमि हमारे पास क्या है, उपलब्ध है। यानी जो भी हमारे यहाँ जानवर हैं उनको चराने के लिए चारागाह भूमि हमारे पास बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय वन नीति को कब लागू किया गया। यानी इसको बचाए रखने के लिए, जंगलों को बचाए रखने के लिए हमारे यहाँ कौन से कानून बनाया गया। तो एक कानून बनाया गया जिसे हम लोग राष्ट्रीय वन नीति के नाम से जानते हैं। और राष्ट्रीय वन नीति की स्थापना कब हुआ, तो राष्ट्रीय वन नीति की स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, यानी राष्ट्रीय वन नीति की स्थापना 1952 ईस्वी में किया गया था। अब हम लोग देखते हैं आगे कि भू संरक्षण तथा भू क्षरण, यानी भू संरक्षण क्या है और भू क्षरण क्या है। जितने भी लोग होंगे, आशा करता हूँ कि वे सारे लोग इसको स्पष्ट समझ रहे होंगे। तो हम लोग देखते हैं भू क्षरण तथा भू संरक्षण। यानी भू क्षरण का मतलब होता है कटाव और संरक्षण का मतलब होता है बचाव। यानी कटाव एवं बचाव कैसे कर सकते हैं भूमि को। तो हम लोग भू क्षरण से क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक पेड़ पौधे को लगाकर हम बांधों को बनाकर या क्या कर सकते हैं, मिट्टी के कटाव से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। तो हम लोग या क्या कर सकते हैं, जैसे जो भी रेतीली एरिया होती है या जो हमारा क्या होता है, जहाँ पे मिट्टी का अधिक कटाव होता है या जहाँ पे शुष्क क्षेत्र होता है, वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, मुर्दार खेतों के माध्यम से या कंटीले झाड़ियों के माध्यम से मिट्टी को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे रोकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि भू क्षरण होता क्या है, किसको बोलते हैं, भू क्षरण। क्षरण का मतलब होता है कटाव, यानी मृदा का कटाव। देखते हैं कि मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं के द्वारा, यानी भिन्न भिन्न क्रियाओं के द्वारा मृदा का यानी मिट्टी का स्थानांतरण हो जाना। स्थानांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह चले जाना ही क्या कहलाता है, भू क्षरण कहलाता है। यानी मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं के द्वारा, यानी अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा मृदा का स्थानांतरण, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाना, उड़ के चला जाना या किसी भी माध्यम से, पानी के माध्यम से चला जाना, यानी पवन के माध्यम से चला जाना ही क्या कहलाता है, भू क्षरण कहलाता है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि गतिशील जल, यानी जो जल होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे बारिश के मौसम में आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्या होता है, एट ए टाइम बारिश होती है, बारिश के माध्यम से जो जल होते हैं वो क्या होता है, उसका कुछ अलग कलर होता है, कुछ दिनों के बाद उसका क्या हो जाता है, तो यानी मिट्टी के साथ, यानी जब गतिशील जल रहेगा, यानी ये बोल सकते हैं कि जल की जब गति अधिक रहेगी तो उसके साथ क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। और हम लोग पवन के माध्यम से देखते हैं कि जब क्या होगी, तेज हवाएं चलती है, उससे भी क्या होता है, यानी मिट्टी का कटाव होता है। और समुद्री लहरों के माध्यम से भी
क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि गतिशील जल के साथ, पवन के साथ, हिमानी के साथ एवं समुद्री लहरों के साथ क्या होता है, भूक्षरण होता है। अब हम लोग देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस माध्यम से मृदा के अपरदन को रोका जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोका जाता है। किन माध्यमों से, तो समोच्च जुताई के माध्यमों से मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। मैदानी भागों में देखते होंगे कि क्या होता है कि मैदानी भागों में यानी जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से एवं जब क्या होता है तेज हवाएं चलती है तो क्या होता है, मिट्टी क्या करती है, अपने साथ वहां पे जो भी शुष्क मिट्टी होती है अपने साथ हवा में क्या करती है, उसको उठाकर ले जाती है और दूसरे जगह छोड़ देती है। उसी तरह से हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में समोच्च जुताई के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं कि समोच्च कृषि क्या है। तो बोल रहा है कि क्षरण, क्षरण का मतलब होता है कि क्षरण का मतलब होता है कटाव, यानी क्षरण नियंत्रण, नमी संरक्षण एवं फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक प्रभावशाली तथा कम लागत वाली विधि को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। यह पहाड़ी क्षेत्रों में क्या की जाती है, समोच्च कृषि की जाती है, यानी नमी को क्षरण से बचाए रखने के लिए, फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए आसान एवं प्रभावशाली और कम लागत वाली विधि को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, समोच्च कृषि कहते हैं। अब हम लोग इस प्रकार से कृषि तीव्र ढालों पर की जाती है और इस प्रकार की कृषि यानी जो समोच्च कृषि होती है वो कहाँ की जाती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि समोच्च कृषि कहाँ की जाती है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में एवं तीव्र ढलानों पर की जाती है ताकि मृदा अपरदन को क्या किया जा सकता है, यानी मिट्टी के कटाव को क्या किया जा सकता है, इसे रोका जा सकता है। अब हो रहा है कि समोच्च कृषि हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया, अभी पढ़ लिया कि समोच्च कृषि पहाड़ी ढलानों पे यानी पहाड़ी ढालों पे क्या की जाती है, समोच्च कृषि की जाती है। अब हम लोग देखते हैं कि पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में क्या किया जाता है, जहाँ पे क्या होता है, पवन से अपरदन होता है, यानी हवा से जहाँ पे क्या होता है, मिट्टी का कटाव होता है। तो बोल रहा है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पहिका कृषि यानी पट्टिका कृषि, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, पट्टिका कृषि, यानी वहां पे पट्टेदार वहां पे क्या किया जाता है, यानी छोटे छोटे पौधे को लगाकर और क्या किया जाता है, कृषि से यानी पवन के अपरदन को क्या किया जा सकता है, रोका जाता है। और इसे फसलों के बीच क्या किया जाता है, इसमें फसलों के बीच क्या किया जाता है, बीच बीच में क्या किया जाता है, घास को लगाया जाता है और इसे पट्टिका बनाई जाती है, घासों को लगाकर एक पट्टी दूसरी पट्टी तीसरी पट्टी बनाई जाती है ताकि क्या किया जा सके, यानी वह इस प्रकार की मिट्टी को उड़ा के नहीं ले जाए, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी पवन से रोके, पवन को क्या कर सकते हैं, इस माध्यमों से हम लोग रोक सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये पूरा आपका प्राकृतिक संसाधन ये आपका टोटली समाप्त हो गया। आगे के क्लासों में हम लोग पढ़ेंगे जल संसाधन के बारे में और जल संसाधन का लगभग 3 क्लास में कंप्लीट होगा आपका जल संसाधन। तो जहाँ तक हम महसूस कर रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको ये पूरा क्लियर हो रहा होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो हम लोग अब देखेंगे कि जो भी इसे राइट डाउन करना चाहते हैं वो राइट डाउन कर सकते हैं, या हमारा जो भी वीडियो रह रहा है देख रहे होंगे उसका सारे लोग उसका पीडीएफ नीचे दिया रहता है, उसके डिस्क्रिप्शन में जाकर आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद ये सारा आप राइट डाउन कर सकते हैं। और जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगे यानी एसआर ग्लोबल कैरियर इंस्टीट्यूट बाय रवि सर जो, तो आप लोग
इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग एक अगले क्लास में अगले लेसन को लेकर चलेंगे, मिलेंगे, तब तक